इससे पीछे हमारा सिर्फ एक कंपोनेंट होता है फ्यूज़। हमारा फ्यूज़ तो नहीं जला हुआ। अगर ये हमारी लाइन इस तरह चल रही है तो ये वोल्टेज बनाने चाहिए। अगर फिर ब्रिज आप चेक कर सकते हैं। ब्रिज को कैसे चेक करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसी इन्वर्टर एसी बोर्ड है। ये आउटडोर यूनिट में फ़िट होता है और इसकी तफसील में जाएंगे कि ये सर्किट कैसे काम कर रहा है, इसके कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है, किस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर है। ये एक आईसी इसकी जली हुई है, वो निकाली हुई है, ऑप्टो कपलर निकला हुआ है, कुछ कंपोनेंट इसमें मिसिंग है। आईजीबीटी इसका शॉर्ट था। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी वीडियोस की कि डीसी इन्वर्टर एसी पे एक ट्यूटोरियल बनाएं। सबसे पहले हम इस बोर्ड को किस तरह से देखते हैं। पहली बात, जब हम बात करते हैं इन्वर्टर की, इन्वर्टर कंप्रेसर की, तो आप कह दें कि इसकी डेल्टा वाइंडिंग है, स्टार वाइंडिंग है, थ्री फेज़ वाइंडिंग है, जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। एक वाइंडिंग ये हो गई, एक वाइंडिंग ये हो गई। चाहे जिस तरह का भी कंप्रेसर है आपके पास, ये डीसी कंप्रेसर है, थ्री फेज़ वाइंडिंग है इसकी। आपने इसको ड्राइव करना है। सिंपल कंप्रेसर में और इस कंप्रेसर में क्या फ़र्क है कि सिंपल कंप्रेसर उसमें स्टार्टर और रनिंग वाइंडिंग होती है, लेकिन इसमें वही वाइंडिंग इसकी होती है। इसमें सिर्फ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का किरदार है। जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे आरपीएम बढ़ जाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे आरपीएम बढ़ेंगे। इसको आइडल स्पीड पे, न्यूट्रल पे यानी लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे, चूँकि यहाँ से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव देनी है हमने। जब ये वोल्टेज आपको यहाँ पे चाहिए तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए, एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि हमारा जो सिग्नल होगा, हमें सोर्स, उसको मैं ब्लॉक में इस तरह रिवर्स चलूँगा। फिर इसको हम इन डिटेल प्रैक्टिकली इस सर्किट के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि पावर ड्राइव सर्किट चाहिए। इसमें मॉसफेट हो सकती है, आईजीबीटी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आईजीबीटी होता है, लेकिन अगर मॉसफेट लगी हुई है तो भी कोई बात नहीं। अच्छा, इसके पीछे इसके साथ एक इसका ड्राइवर सर्किट होगा। थ्री फेज़ ड्राइवर होगा, ये भी थ्री फेज़ होगा, यानी तीनों फेज़ के लिए ड्राइवर होगा। और इसके पीछे हमें एक चाहिए थ्री फेज़ जनरेटर चाहिए। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा। इसके पीछे इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक कंप्यूटर चाहिए, एमसीयू चाहिए या प्रोसेसर होगा, कोई भी है, माइक्रो कंट्रोलर है, कुछ भी है। और इन चीज़ों को हम देखेंगे ये कैसे काम करती है। चूँकि ये पावर ड्राइवर है तो इसने पावर वोल्टेज जो हमने, होता क्या है एक्चुअल, हम यहाँ से AC 220 देते हैं, उसको करते हैं हम रेक्टिफाई, यहाँ पे DC वोल्टेज बनाते हैं इसके। यही DC वोल्टेज हम अप्लाई कर देते हैं इसको। अभी हमने ये 220 ली, यहाँ पे हमने 300 से 330 वोल्ट बना दिए DC। ये 330 वोल्ट को हमने यहाँ पर ड्राइव में लेके आना है। उसको कैसे कंट्रोल करना है, कितना उसका फेज़ एंगल रखना है, कितनी स्पीड रखनी है, ये सारी की सारी कहानी यहाँ पर होती है इस ड्राइव के अंदर। अभी कितनी रिक्वायरमेंट है, किस स्पीड से चलाना है, हमने उसको टर्बो स्पीड पे चलाना है, उसको बहुत जल्दी हमने कूलिंग करनी है। कंप्रेसर अगर टेम्परेचर पूरा हो गया तो उसकी रनिंग को, उसके आरपीएम को कंट्रोल करना है। तो ये सारे का सारा ये मैकेनिज़्म मिल के काम करेगा। जब हमने ये ड्राइवर लगाया, इसको तो डायरेक्ट वोल्टेज दे दिए, तो जो इसकी आईसी है, जो इसका ये मैकेनिज़्म है, जो जनरेटर है, जो ये चीज़ है, इन सब को वीसीसी चाहिए।
इनको काम करवाने के लिए हमें एक SMPS की ज़रूरत है। SMPS कोई भी हो सकती है, इसको हम तफसील में देख जाएंगे इन डिटेल। अच्छा, यहाँ तक तो हमारी बात आ गई समझ में। अभी ये माइक्रो कंट्रोलर जो है ये इसको कमांड देगा फेज जनरेट करवा दो, टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, तो इसके लिए एक सेंस सर्किट भी चाहिए। ये क्या करेगा, रूम टेम्परेचर को, हम चूँकि AC की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर कितना है, इसके बाद मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो सेफ्टीज़ हैं, सपोज़ एग्जॉस्ट का टेम्परेचर कितना है, गैस का प्रेशर कितना है, उसके बाद टेम्परेचर कितना है, आउटडोर टेम्परेचर कितना है, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस को ये मॉनिटर करेगा। ठीक है जी। बाज़ औक़ात उसके हो सकता है उसने जो इनलेट है, जो रिटर्न आ रही है, उसका टेम्परेचर कितना है, ये हर एक डिज़ाइनर ने या कंपनी ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ें रखी हैं। और इस SMPS को यही 220 भी चाहिए। 220 दे के SMPS को वोल्टेज बनवा दिए, किसी को 5 वोल्ट चाहिए, किसी को 3.3 वोल्ट चाहिए, अगर उसमें उसने EEPROM लगाई है तो उसको 1.8 चाहिए, अगर उसने ये ड्राइवर स्टेज लगाई है तो इसको 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट चाहिए। ये सारे की सारी चीज़ें अभी हम इन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। बोर्ड कैसा है, ये मेरे पास एक KFR 72W BP32 है 350, ये बोर्ड है। ये चाइना का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंपनियों ने इसको इस्तेमाल किया है। ये बहुत ज़्यादा वर्सटाइल किस्म का और बहुत अच्छा किस्म का बोर्ड है। इसके अंदर क्या क्या सहूलतें हैं, एक तो इसका इनपुट सर्किट आ गया ये वाला, इसको भी देखेंगे। इसके बाद इसका रेक्टिफायर आ गया, यहाँ पे DC रेक्टिफायर है। इसके बाद यहाँ पे इसका PFC आ गया, पावर फैक्टर करेक्टर, उसमें एक डायोड, एक IGBT और एक यहाँ पे रिएक्टर लगता है। आउट बाहर एक कॉइल लगती है, चोक लगती है, वो रिएक्टर लगेगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसका आ गया मेन प्रोसेसर जो हमने डिस्कस किया है। ये जो MCU हमने कहा है, ये माइक्रो कंट्रोलर लगाया है या प्रोसेसर लगाया है, तो ये इसका ये प्रोसेसर आ गया। प्रोसेसर के साथ उसने ये साथ EEPROM लगा दी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ रह गई है हमारी, जब ये उसने लगा लिया, कंप्रेसर लगा लिया, ये है हमारा कंप्रेसर, तो इसी जगह पे एक उसको और ड्राइव लगानी पड़ेगी जिसको उसने ड्राइव देनी है, जो कि हमारा फ़ैन है, फ़ैन मोटर जो है, ब्लोअर फ़ैन है जिसने कूलिंग करनी है। तो इसको भी ये ड्राइवर वहाँ पे, इसका ड्राइवर है, ये ड्राइवर इसको कंट्रोल करवाएगा और ये फ़ैन को कंट्रोल करवाएगा। इसके लिए सेपरेट एक स्टेज ऐसे लगी हुई है, हम ऐसे कह देते हैं, और ये जनरेटर इसको कंट्रोल करवाएगा। इसको काट ले यहाँ से। तो ये भी 3 फेज़ है। हम कहते हैं कि 3 फेज़ एक पोर्शन ये हो गया। किसी के अंदर ये डायरेक्ट उसने AC पे चलाया है, डायरेक्ट 220 पे चलाया है, लेकिन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है इसमें ये भी 3 फेज़ है। आ जाए अभी बोर्ड पर। जब बोर्ड को देखेंगे हम, ये हमने कहा जी इनपुट और EMI फ़िल्टर हो गया, ब्रिज हो गया, यहाँ पे PFC आ गया। जब ये वोल्टेज बन गए, वोल्टेज 300 वोल्ट पे यहाँ पे आके इस पर उसने चार्ज कर दिया। इन्हीं वोल्टेज को उसने अप्लाई करवाना है इस IGBT मॉड्यूल पे। इंटेलिजेंट मॉड्यूल है, यहाँ से ये 3 सिग्नल, 3 चले जाएंगे कनेक्शन इसको कंप्रेसर को। इसमें उसकी UVW तीनों वायर्स यहाँ पे चली जाएंगी। और साथ में अगर यहाँ पे देखें तो ये जो हीट सिंक, एक हीट सिंक यहाँ लगा हुआ है, एक हीट सिंक यहाँ लगा हुआ है। ये हीट सिंक ये छोटे IGBT के लिए है, IGBT मॉड्यूल के लिए है। ये भी इंटेलिजेंट है। और ये 3 फेस जो हैं चले जाएंगे हमारे फ़ैन मोटर को। यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर सेंसर है, मुख्तलिफ सेंसर यहाँ पे आ गए। इसके बाद
यानी इस बोर्ड में सिर्फ ये रूम टेम्परेचर को सेंस करेगा, जो कि हमारे, आप इसको कह सकते हैं कि ये पावर ऑन कमांड भी है। ये हमारा कंट्रोलर इसी रूम टेम्परेचर को सेंस करते हुए एम्बिएंट टेम्परेचर, एग्जॉस्ट टेम्परेचर उनको सेंस करेगा, और साथ में जो टेम्परेचर होगा कंप्रेसर का उसको मॉनिटर करते हुए अगर ज़रूरत हुई तो यहाँ से हीटर दे देगा। यहाँ पे हमारे वाल्व आ जाते हैं, इस जगह पर 4 वे वाल आ गया ये वाला, और यहाँ पे 2 रिले आ गई, एक इस वाल को ड्राइव देगी, एक रिले इस टेम्परेचर को कंट्रोल करवाएगी। ये आ गया आपकी प्रोग्रामिंग पिने आ गई जो कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे EEPROM को प्रोग्राम करेंगे। ये आगे इस प्रोसेसर के जो NCE का प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर को टेस्ट करने के लिए अगर इसका फंक्शन टेस्ट करना है तो यहाँ पर 2 IC ULN 2003 हैं जो कि ट्रांजिस्टर डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर अरे हैं। ये रिले को और मुख्तलिफ सर्किट्स को ड्राइव देने के लिए और फीडबैक सेंस करवाने के लिए इंडोर यूनिट में बताने के लिए, अगर एरर आएगा तो ये एरर यहाँ से कम्युनिकेट करेगा। ये एक पोर्शन अगर देख लें, ये पोर्शन है हमारा SMPS का, जिसको हमने कहा है कि जी इसको पावर अप करने के लिए हमें एक SMPS की ज़रूरत है। तो ये है वो SMPS सर्किट। इस सर्किट में बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमारी एक SMPS कंट्रोलर IC लगी हुई है, साथ उसका ऑप्टो कपलर है, और उसी तरह वोल्टेज रेफरेंस है। वो सारे का सारा निज़ाम यहाँ पे रेक्टिफाई होकर 17 वोल्ट और 15 वोल्ट ये आउट करेगा। वो इन रेगुलेटर को मिल जाएंगे 7805 को 12 वोल्ट और 17 वोल्ट, 12 और 17 वोल्ट। ये वोल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। ये 5 वोल्ट को करेगा रेगुलेट, ये 15 वोल्ट को रेगुलेट करेगा। ये वोल्टेज चले जाएंगे हमारे इन 2 ICs पर। ये है हमारे एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। ये है LM 117, 217, 317 सीरीज़ की IC है। ये रेगुलेटर 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट रेगुलेट करके इन कैपेसिटर्स पर वोल्टेज दे देंगे। साथ में हमारा ये 3 फेज़ मोटर कंट्रोल सर्किट है और इसकी प्रोग्राम IC यहाँ पे लगी हुई है। इसके प्रोग्रामिंग पिने यहाँ पर हैं। अगर कंप्यूटर से आपने कनेक्ट करवाना है तो ये इसकी प्रोग्रामिंग पिने हैं, ये वाली, और ये इसका टेस्ट कनेक्टर है। अगर आपने इस प्रोसेसर को खुद से कमांड देकर टेस्ट करना है तो जो टेस्ट करना है वो यहाँ पर आएंगे। ये इसका क्रिस्टल ऑसिलेटर आ गया। इस IGBT मॉड्यूल की यहाँ पर ये 3 इसके लाइन ड्राइवर आ गए जो कि हाई लाइन और लो लाइन, क्योंकि ये काम करता है हाफ ब्रिज कन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे। तो उस टोपोलॉजी पे काम करने के लिए इसको हाई और लो 2 किस्म की इनपुट दी जाती हैं। वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले मैंने आपको सर्किट समझाने के लिए इसको मैंने इस तरीके से मार्किंग कर दी है ताकि हमें सर्किट का फ़्लो पता चल जाए। सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर। तो इस एरिया में हमारा आता है, कोई भी बोर्ड पकड़ेंगे। अच्छा, एक और मज़े की बात देख लें। ये नहीं कहना है कि आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, आपके पास कोई भी बोर्ड होगा तो कॉन्सेप्ट सबका एक है, किसी में फ़र्क नहीं है। यानी कंपनी का फ़र्क हो सकता है, मैन्युफैक्चरर का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो सेम रहेगी, उसमें फ़र्क नहीं आएगा। इसमें अगर 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं तो दूसरे में हो सकता है 2 लगे हुए हों, किसी में हो सकता है उसने 1 लगाया है। ये 1.5 टन में, 2 टन में, 3 टन में, ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन में ये सर्किट इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आ गया इसका लाइन इन हो गई और यहाँ पे न्यूट्रल है। जो ही ये इन होगा तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज अरेस्टर आ गया। ओवर वोल्टेज की सूरत में ये ब्लास्ट हो जाएगा। इसके आगे हमारे पास है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये मिलकर हमारे एक लाइन फ़िल्टर का काम करते हैं और प्लस जो लाइन की कमी बेशी है उसको पूरा करते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी स्पाइक्स को रोकेंगे। जो हमारा कॉमन नॉइज़ है उस सारे को ख़त्म करेंगे। लाइन यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे आ गया।
जब न्यूट्रल यहाँ पे आया तो यहाँ से आउट हो जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रल इंटर हुआ, हमने कहा जी ये न्यूट्रल इंटर हो गया यहाँ पर, इस जगह पर। तो इसको बैक साइड पे देखिए, तो यहाँ पे न्यूट्रल हमारा इंटर हो गया। अब इंटर होके इस जगह पे देखेंगे तो एक इसमें ये इंडक्टर आ जाता है, बड़ी ड्यूल लाइन फ़िल्टर आ गया। ये इस फिल्टर से जब वोल्टेज गुजरेंगे, गुजर के ये लाइन सीधी चलेगी हमारी इस ब्रिज रेक्टिफायर पर। ये न्यूट्रल को सिर्फ एक इंडक्टर में से गुजरना पड़ा यहाँ तक, और पैरेलल में वोल्टेज रेजिस्टर आ गया। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लाइन। लाइन जब यहाँ से इंटर होगी तो यहाँ से फ्यूज़ से गुजरने के बाद ये इस एंड पर आ जाएगी, इस एंड पर, और यहाँ पे देखें तो ये इस जगह पे दाखिल होगी। जब यहाँ पे इंटर हुई तो एक तो लाइन इसकी ये चलेगी नीचे, इसको हम डिस्कस करेंगे आखिर में। अभी आ जाएं इस साइड पे। इस साइड में इसमें कोई रुकावट नहीं है। यहाँ पे इसको दिक्कत आएगी कि इसको इंडक्टर में से गुज़रना पड़ेगा। जब यहाँ से गुजरेगी, गुजरने के बाद इसने क्या करना है, यहाँ पर आके रुकना है। जब यहाँ पे रुकेगी तो इसके सामने एक कंपोनेंट आ जाता है, ये ब्लैक कलर का, जिसको बोलते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर, या इसको पीटीसी स्विच भी बोला जाता है। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, उस टेम्परेचर के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। वोल्टेज चले, इससे गुजरेंगे, गुजरने के बाद आप कह सकते हैं कि ओवरलोड प्रोटेक्टर भी है। यहाँ से वोल्टेज गुजरे, गुजरने के बाद आगे आ जाए तो यहाँ पे फिर एक इंडक्टर आ जाता है, चोक आ जाती है ये वाली। ये देखिए इसके 2 पॉइंट हैं और उसमें से गुजरेगा। यहाँ से गुजरने के बाद ये आ गया हमारे ब्रिज पर। प्रैक्टिकल सर्किट में देखेंगे, डायग्राम के अंदर, डायग्राम फॉर्म में यहाँ पे 220D फ्यूज़ में इंटर हुई, आगे हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आ गया, आगे कैपेसिटर आ गया। यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा दें, अपने घर की बात है हमारी। कैपेसिटर लगाया, इंडक्टर लगाया, यहाँ से पीटीसी में से गुजरा 36 ओम की रेजिस्टेंस में से, आगे फिर इंडक्टर है, फिर हम पहुँच गए ब्रिज पर। ये आ गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। एक आ गई हमारी न्यूट्रल और लाइन, ये रेड कलर की ये लाइन है, फेज़ है। फेज़ और न्यूट्रल ये सेंटर में पहुंचाया। अभी इससे आगे हमारा रेड कलर फिर शुरू हो जाता है। जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसका अगर ये कट वाली साइड देख लें आप, तो ये कट वाली साइड है इसकी, हम पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को देखेंगे तो ये पॉजिटिव लाइन यहाँ से आउट हुई। ये आउट होने के बाद कहाँ पे आ गई, इस जगह पर। तो हमने कहा पॉजिटिव आउट हुई, इस जगह पर आ गई। इसके आगे जब आप एसी को फिज़िकली देखते हैं तो एक इतना सा ट्रांसफार्मर शेप में एक बॉक्स नज़र आता है जिसके 2 पॉइंट हैं, उसको कहते हैं रिएक्टर। वो जस्ट एक कॉइल है, एक चोक है, वो उसका एक पॉइंट यहाँ पे लग जाता है रिएक्टर का, इस जगह पर, और एक रिएक्टर का पॉइंट लग जाता है इस जगह पर। यानी जो पॉजिटिव वोल्टेज हमने ये बना के यहाँ पर पहुँचाए हैं, जिन वोल्टेज का काम हमने कहा है कि जी यहाँ पर पहुँच गए, तो ये पहुँचकर यहाँ से उठेंगे, उस कॉइल में से गुजरने के बाद सीधे आ गए इस जगह पर। ये कौन सा पॉइंट है, अभी इसको देखते हैं भाई ये क्या है। इसको इसी तरह रिवर्स कर लें तो ये आ गए हमारे पॉइंट इस जगह पर। यहाँ पे हमारा एक फॉरवर्ड डायोड लगा हुआ है जो कि शॉटकी रेक्टिफायर है। यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज गुजरेंगे, गुजरने के बाद इस लाइन पे आ गए। ये हमारे पॉजिटिव वोल्टेज इस जगह पर गुजर गए। यानी पॉजिटिव वोल्टेज हमने जो यहाँ पे लाए थे वो इंडक्टर में से गुजरे, रिएक्टर में से गुजरे, कॉइल है, कॉइल में से गुजरे और सीधे आगे यहाँ पर, यहाँ से डायोड में से गुजरे और सीधे आगे कैपेसिटर पर। तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं। यानी ये ज़्यादा कैपेसिटर जब पैरेलल में आते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो पैरेलल में 3 कैपेसिटर लगे तो उनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, उनकी फैराड रेट ज़्यादा हो गया। लेकिन
यहाँ से एक सीरीज़ डायोड से गुजारा है। इस इंडक्टर और इस डायोड का फिनोमेना क्या है, इसको भी अगले स्टेप में देखते हैं। पहले नेगेटिव पहुंचा लें। जो ब्रिज रेक्टिफायर से हमने फेज़ और न्यूट्रल पहुंचाए थे, उसका नेगेटिव एंड भी आउट होगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर की चौथी पिन जो राइट साइड पे है, ये वाली, यहाँ से जो वोल्टेज आउट होने हैं ये यहाँ से निकलेंगे, ये ब्लैक लाइन यहाँ से होते हुए इस जगह पे पहुँच गए। इस जगह पे देखेंगे अगर ऐसे करके, तो यहाँ पे एक सफ़ेद रंग का आपको ये डब्बा सा नज़र आ रहा है। तो ये हमारा 0 ओम का जंपर है। ये 2 जंपर लगे हुए हैं, 1 और 2। इस जंपर में से ये ग्राउंड लाइन गुजरेगी, गुजरने के बाद दूसरे एंड पे जाएगी। ये दरमियान में इसके ओपन सर्किट है। जब यहाँ से आई तो हमारे कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज पहुँच गए। पॉजिटिव हमने इस तरह गुजारे डायोड से गुजार के, लेकिन ये हमने रजिस्टर से गुजारे, यानी दोनों साइड पे कुछ ना कुछ उसमें आ रहा है। ये वोल्टेज नेगेटिव साइड से हमने गुजारे, रजिस्टर से गुजारे, कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे हमने पहुंचा दिए, तीनों कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर। जो ये वोल्टेज थे इंडक्टर में से गुजारे, रिएक्टर में से गुजारे, चोक में से, कॉइल में से गुजारे। गुजारने के बाद हमने कहा जी ये एक डायोड में से गुजरे और सीधे कैपेसिटर पे चले गए। तो जो वोल्टेज बने वो डायरेक्टली चले गए इस जगह पर। अभी करते हैं बात इस चीज़ की। ये वोल्टेज जो हमने यहाँ पर पहुँचाए हैं, रिएक्टर में से गुजार के यहाँ पे लाए हैं, तो अभी इसकी साइंस ज़रा समझने वाली है। ये देखें तो इस जगह पे हमारा ये जो मैंने कहा था IGBT निकला हुआ है, ये IGBT है, इसका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इसको देखेंगे हम कि इसमें क्या है। तो इसके कनेक्शन देख लें। एक तो पॉजिटिव लाइन के साथ लग गया, ये लगा इसका कलेक्टर, और एक है इसका एमीटर। एमीटर लग गया डायरेक्टली ग्राउंड लाइन के साथ। तो ग्राउंड लाइन के साथ जब ये कनेक्ट होगा तो ये इसका कनेक्शन इस तरह हो गया कि जो रिएक्टर से वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल से रिएक्टर से गुजरे, कलेक्टर पे आए, एमीटर हमने कनेक्ट करवा दिया इस जगह। ये इस जगह पे नहीं, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, इसको आप इस जगह पे कनेक्ट करवा लें। इसको काट देते हैं यहाँ से, ये सीधे इस तरह से हो गया। अभी ये क्या हो गया भाई, अगर ये कंडक्ट करेगा तो ये तो शॉर्ट कर जाएगा। है तो बड़ी सोचने की बात। अगर ये इसको यहाँ पे पल्स मिलेगी तो ये शॉर्ट हो जाएगा। क्यों कि IGBT जब ऑन होता है तो ये एक शॉर्ट स्विच के तौर पे इसकी मिली ओम में रेजिस्टेंस होती है, पॉइंटों में होती है, पॉइंट मिली ओम में चली जाती है। तो ये क्या हो गया, इसका फिनोमेना भी बड़ा मज़े का है, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज यहाँ से चलेंगे सीधे पॉजिटिव, यानी रिएक्टर है तो ये बिल्कुल शॉर्ट होता है। इसमें अगर DC वोल्टेज गुजारेंगे तो इसकी आप कह सकते हैं कि 0.1 ओम भी रेजिस्टेंस नहीं बनती, क्योंकि ये हाई मोटी गेज की तार होती है इसमें। तो ये तो भाई बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन इसी में सारी साइंस छुपी है इसकी। इसको कहते हैं पावर फैक्टर करेक्टर। हमने बोला कि ब्रिज से जो पॉजिटिव वोल्टेज आउट हुए, कॉइल में से गुजारे, सीधे हमने डायोड में से गुजारे। डायोड, अभी ये जो है ये पावर डायोड है, पावर रेक्टिफायर है। इसके अगर इसका नंबर देखेंगे तो नंबर इसका बड़ा अजीब सा है। नंबर है इसका HA-H50। ये 50 एम्पेयर का रेक्टिफायर है, या जितने एम्पेयर का जो भी है। ये देखें इसका एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है। जस्ट ये रेक्टिफायर है, डायोड है, इसमें कोई तीसरी चीज़ नहीं है। चलिए जी अभी देखते हैं इस सर्किट को कि इस सर्किट के अंदर क्या साइंस छुपी है। हमने कहा जो वोल्टेज यहाँ से बने वो वोल्टेज क्या हुआ, इंडक्टर से या रिएक्टर से गुजरे,
रिएक्टर से गुजरे, डायोड से गुजरे, वोल्टेज पहुंच गया कैपेसिटर पर, कैपेसिटर चार्ज हो गए, नेगेटिव लाइन इस रजिस्टर से वोल्टेज गुजरे, यहाँ पर पहुंच गए। अभी जब यहाँ पर लोड पड़ेगा, कंप्रेसर करंट ड्रा कराएगा, क्योंकि ये लाइन आगे आईजीबीटी को जो पावर रिक्वायरमेंट है वो देगी और वो आगे कंप्रेसर को रन करवाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा। अगर पीछे वोल्टेज 220 आ रहे हैं, उस वक्त अगर आपके पास 330 वोल्ट है, अगर ये वोल्टेज आपके ड्रॉप हो जाते हैं, आपके पास 180 वोल्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा फिर यहाँ पे तो आपके कंप्रेसर की ड्राइव जो है मुतासर होगी, लोडेड हो जाएगा काम। उसको बचाने के लिए प्रोसेसर हमेशा कैलकुलेट करता रहेगा और यहाँ से पल्सेस छोड़ता रहेगा इसके बेस पर, और ये पल्सेस क्या होंगी, इस वोल्टेज को रेगुलेट करवाएंगी और पावर फैक्टर को करेक्ट करवाएंगी। इसीलिए इसको पीएफसी सर्किट भी बोला जाता है। पल्स आई, अभी रूटीन में जो करंट गुजर रही है वो एक स्टेडी करंट है, स्टेबल करंट है, स्ट्रीमलाइन करंट है, लेकिन अगर इसने वोल्टेज इंक्रीज़ करवाने हैं तो यहाँ से इसके बेस पर एक पल्स आएगी जो कि किलोहर्ट्ज़ में होगी। कंप्यूटर ने उसको माइक्रोसेकंड में या मिली सेकंड, माइक्रोसेकंड में उसको कैलकुलेट करके एक पल्स दी। ये पल्स यहाँ से देखें तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जो हमने ब्रिज की आउटपुट बोली है यहाँ पर। ये यहाँ से बोले ऐसे। अभी जब ये करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करेगी, एक तो पाथ हमारा ये हो गया, ये पॉजिटिव, ये कैपेसिटर के वोल्टेज तो रिवर्स आ नहीं सकते क्योंकि ये डायोड लगा हुआ है, तो ये इसने यहाँ पर क्या करना है, एक दफ़ा उसको स्पाइक देकर स्विच करवाना है। जब ये स्विच करेगा, इसके स्विच करने से हैवी करंट फ्लो होगी इस इंडक्टर के दरमियान ऐसे। जब यहाँ पे करंट फ्लो होगी तो उतनी देर में इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बना, उस वक्त ये पल्स, प्रोसेसर ने ये पल्स हटा ली। जब ये पल्स हटाई, यहाँ से जो करंट फ्लो होना शुरू हुई थी, जब ये रूटीन पे आना शुरू होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेगा। जब कोलैप्स करेगा तो यहाँ पे ये इस कॉइल को काटेगा, इस रिएक्टर को काटेगा। जब रिएक्टर कटेगा यानी उसकी वाइंडिंग कट होगी, उसमें वोल्टेज जनरेट होंगे। अप्लाइड वोल्टेज के वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वो वोल्टेज बैटरी सीरीज़ में बन जाते हैं। अगर पीछे आपके 280 वोल्ट आ रहे हैं तो 40 वोल्ट ये जनरेट करवाए तो 320 वोल्ट हो जाएंगे। 280 280 वोल्ट प्लस 40 वोल्ट इसने जनरेट करवाए इस टेक्नोलॉजी से, इस स्विचिंग टेक्नोलॉजी से। इसने स्विच किया, ऐसे करंट फ्लो करवाई, बाद में रास्ता क्लोज कर दिया। यहाँ से तो अभी वोल्टेज नहीं गुजरेंगे दोबारा, जो वोल्टेज बने वो सीधे फिर आगे पास होंगे। फिर दोबारा पल्स आएगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेंड होगा, कोलैप्स होगा, एक्सपेंड होगा, कोलैप्स होगा, तो यहाँ पर ये वोल्टेज बनते रहेंगे। जो वोल्टेज बनेंगे वो ऐड होकर यहाँ पे आपका पावर फैक्टर करेक्शन होती रहेगी। बात क्लियर होगी जी। यहाँ पर ये हमारा सर्किट इस तरह से काम करेगा। तो इस पोर्शन को हमने डिस्कस कर लिया। इसमें क्या आ गया कि हमने डिस्कस किया तीन चीज़ें। पहली चीज़ हमने की फिल्टर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट प्लस पीएफसी सर्किट। पीएफसी सर्किट में हमने देखा आईजीबीटी है और प्लस एक रिएक्टर है और एक रेक्टिफायर है, तीन चीज़ें हैं। इस आईजीबीटी को ड्राइव देने के लिए, इस आईजीबीटी की ड्राइव है, ये लाइन कनेक्टेड है इस रजिस्टर पर, ये है इसका ड्राइव एरिया। तो इस आईजीबीटी की इस बेस को यहाँ पे ड्राइव मिलेगी इन दो पॉइंट्स पे। ये पिन यहाँ पर कनेक्टेड है और ये पिन पीछे प्रोसेसर के साथ है। उसको आगे चल के देखते हैं कैसे। जब ये वोल्टेज हमने बनवाए, यहाँ पे वोल्टेज पहुँच गया हमारे, ये इसकी नेगेटिव साइड है। तो नेगेटिव साइड जो है ये डायरेक्टली, इसमें एक यहाँ पे रिपल रिमूवल कैपेसिटर है जो कि नॉइज़ को रिमूव करता है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। जो कि रिएक्टर का नॉइज़ है उसको ये ख़त्म करता है।
एक इनपुट पे लगा हुआ है, एक एंड पे लगा हुआ है, एक दूसरे एंड पे लगा हुआ है। ये दो कैपेसिटर भी लगे हुए हैं जो कि नॉइज़ को रिमूव करते हैं। अच्छा, नेगेटिव लाइन सीधी इस जगह पे आ गई, इस रजिस्टर पे। नेगेटिव लाइन हमारी इस रजिस्टर पे, एक ब्रिज के सीरीज में आ गई, दो रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर। एक रजिस्टर R15 और R15, दो रजिस्टर 15 और 18 आ गई ब्रिज के सीरीज़ में। ये रजिस्टर आ गई हमारी इस सीरीज़ में, और इसने ये नेगेटिव लाइन इस डायोड में से जंपर, ये फ्यूज़ रजिस्टर भी कह सकते हैं आप इसको, इस रजिस्टर में से ये वोल्टेज गुजरे और इस ब्रिज, इस हमारे मॉड्यूल पे आ गए। अभी अगर इस मॉड्यूल को देखेंगे, ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। ये इसका मॉडल नंबर है SCM1240। ये क्या है कि एक हाई वोल्टेज हाई करंट 3 फेज़ मोटर ड्राइवर सर्किट है। एक्चुअली इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इसके अंदर 6 IGBT लगे हुए हैं। ये एक पैक है। इसका इंटरनल, इसके अंदर एक अपना पूरी दुनिया इसके अंदर आबाद है। कैसे, उसको हम ऐसे देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इसमें जो 6 IGBT मैंने कहा है, तो ये इसका मॉड्यूल पैक है पूरा, ये पूरा पैक है। इसमें यहाँ पर एक मॉड्यूल एक फ़ेज़ के लिए, दूसरे फेज़ के लिए, तीसरे फेज़ के लिए। अगर ये देखें तो जिसमें M लिखा हुआ है ये मोटर है, तो ये एक इसकी आउटपुट हो गई, ये सेकंड आउटपुट हो गई, और ये इसकी थर्ड आउटपुट हो गई। यहाँ पे इसको रिटर्न लाइन, ग्राउंड लाइन दी जाती है, और यहाँ पर इसको दिए जाते हैं पॉजिटिव वोल्टेज। अगर पॉजिटिव वोल्टेज देखें पिन नंबर 31 पे, ये वोल्टेज इसको आए, तीनों के हाई साइड ड्राइव पे आ गए। तो ये हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है, जिसमें इनपुट में भी डबल सिग्नल आता है, हाई साइड ड्राइव और लो साइड ड्राइव। हम एक ही फेज़ को देखेंगे, तीनों फेज़ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये हाई इन वन है, हाई इन है, और लाइन इन है। लाइन इन नहीं है, सिर्फ लो इन है। हाई इन 1, लो इन 1, कॉमन 1, FO1। तो यहाँ पे इसकी कंपनसेशन है फेज़ सीक्वेंस को इक्वलाइज करने के लिए। जब ये इसका फेज़ होगा तो उसके ख़ास डिफरेंस पे यहाँ पर ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो जो इसको बूट करवाएंगे, इसको बूट कैपेसिटर कहते हैं। जब ये इसकी पहले फेज़ की ड्राइव अपने एक एंगल पे पहुँचेगी, तो उसके बाद नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होगा, इसके बाद नेक्स्ट फेज़। ये फेज़ सीक्वेंस के लिए भी बूट अप करवाने के लिए है। अच्छा, इसके अंदर एक इसका अपना पूरे का पूरा इन्वर्टर लॉजिक है, जो कि उस फेज़ के हाई और लो को, और उसमें सेम टाइम स्विचिंग को रोकेगा। क्यों कि अगर हाई साइड ड्राइव कर रही है तो वो पॉजिटिव वोल्टेज पास करवाएगा, जब लो साइड ने ड्राइव करना है तो लो साइड के वोल्टेज ड्रॉप करना है, तो ये FET ऑन करनी है या ये IGBT ऑन करना है। एक दफ़ा ये वोल्टेज गुजरेंगे ऐसे, और दूसरी दफ़ा ये वोल्टेज गुजरेंगे ऐसे। ये इसका कंप्लीट सेटअप है, ये IC। तो ये IC हमारी आ गई SCM1240 3 फेज़। यहाँ से बनने के बाद ये आउट हुए, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, और ये इसकी इनपुट पे ड्राइव आ गई। एरर की सूरत में ये क्या करेगा, वापसी ये कम्युनिकेट करेगा कि आउटपुट में प्रॉब्लम है या IGBT शॉर्ट है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पर ये बताएगा। अच्छा, पीछे देख लें तो इसके हर फेज़ के पीछे अपना अपना एक लाइन ड्राइवर है, जिसको IR ड्राइवर भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारे पास SCM1240M, ये हमारे पास इंटेलिजेंट पावर कंट्रोल मॉड्यूल आ गया, जो कि IGBT ड्राइवर है। अगर किसी जगह पे आपको ये ड्राइव मॉड्यूल नहीं लगा हुआ नज़र आता, तो वहाँ पे 6 का सेट लगा होगा, चाहे वो MOSFET हैं, चाहे वो IGBT हैं। तो यहाँ पर 6 का सेट लगा होगा। हर फेज़ के लिए 2 IGBT या 2 MOSFET यूज़ होंगे। हर फेज़ के लिए एक हाई साइड ड्राइवर, एक लो साइड ड्राइवर।
हाई साइड का IGBT, लो साइड का IGBT। तो ये मिलकर एक एक फेज़ को बनाएंगे। इनकी इसी तरह ये IR ड्राइवर IC है, यहाँ पर हर फेज़ के लिए, पहले फेज़ के लिए, दूसरे फेज़ के लिए और ये तीसरे फेज़ के लिए, ये मिलकर ये यहाँ से सिग्नल कपल करवाएंगी और ये कपल होकर ये आ जाएंगे इस जगह पर। इनको कहाँ से पता चलेगा, इनको कौन बताएगा कि जी क्या करना है? तो उनको बताने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक मोटर कंट्रोल सर्किट लगा हुआ है, जो कि कंप्लीट मोटर सेटअप का सर्किट है। इसको कहते हैं IRMC 311, IRMCK 311। ये कंप्लीट कंप्यूटर है एक, ये पूरे का पूरा एक मॉड्यूल है, पूरे का पूरा कंप्यूटर है। ये ड्यूल चैनल सेंसरलेस मोटर कंट्रोल IC है। इसकी कॉम्बिनेशन कैसे है यहाँ पे देखें तो ये हमने ये बताया कि दरमियान में ये लगी हुई है, तो ये एट ए टाइम 2 मोटरों को कंट्रोल करती है। 2 डिफरेंट मोटर्स को इसमें एबिलिटी है कि 2 डिफरेंट चैनल्स को ये कंट्रोल करवाएगी। जैसे मैंने ये कहा था कि एक हमारी कंप्रेसर मोटर है और दूसरी हमारी फ़ैन मोटर है। तो कंप्रेसर मोटर और फ़ैन मोटर को ये वाला सर्किट जो हमारा, जो हमने ये बोला है IRMCK 311, ये ड्यूल चैनल है। एक चैनल ये बन गया, एक चैनल ये बन गया। तो कंपनी भी यही कहती है कि एक इसको ये चैनल मिल गया, एक चैनल ये मिल गया। इसके साथ इसकी एक EEPROM लगती है जिसके अंदर इसका सारा कोड लिखा हुआ होता है। इसको सीरियल EEPROM कहते हैं। इसमें इसके अंदर यहाँ पर इसकी ये मेमोरी लगी हुई है, ये इसका कंट्रोलर है, यहाँ पे इसका क्रिस्टल लगा हुआ है, क्रिस्टल के साथ ये इसकी EEPROM है। ये इससे डाटा लेगा, इसको जो भी कमांड आएगी, टेम्परेचर इतना हो गया, एक कोड आएगा, ये उस कोड को, ये खुद कुछ नहीं करेगा, ये उस कोड को इस EEPROM में भेजेगा कि जी इसमें क्या करना है मैंने। तो जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखने वाले ने लिख कर इसको बता दिया, टेम्परेचर अगर 16 डिग्री हो जाए तो क्या करना है आपने, फ़लाँ काम करने हैं। टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करेगा, कंप्रेसर रन करवाएगा और साथ में क्या करेगा, आपका एम्बिएंट टेम्परेचर चेक करेगा कि आउटडोर टेम्परेचर कितना है। तो उस वक्त क्या करेगा, ये फ़ैन मोटर को स्पीड अप करवा देगा, स्पिन अप करवा देगा। यहाँ से कमांड भेजेगा, कंप्रेसर ऑन करवा दिया, यहाँ से कमांड भेजी इस IGBT के थ्रू इस फ़ैन मोटर को बूस्ट अप करवा दिया कि ठीक है जी आप भी स्पीड लगा लो। ये इस तरीके से इसने मोटर को कंट्रोल करना है और साथ में ये मेन प्रोसेसर को भी बताएगा कि जी अभी ये निज़ाम इस तरह आ रहा है। ये इनपुट के जो वोल्टेज आ रहे हैं वो पावर फैक्टर करेक्टर, जो हमने बताया कि यहाँ पे पावर फैक्टर करेक्शन होने के बाद ये वोल्टेज मोटर्स को रेक्टिफाई होने के बाद मिलेंगे। इसमें एक चीज़ तो मैं भूल गया कि इसको जो वोल्टेज मिलने हैं वो वोल्टेज कैसे मिलने हैं। ये कैपेसिटर का नेगेटिव एंड तो सीधा यहाँ पे कनेक्टेड है, तो कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड देखिए तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है P लिखा हुआ है, तो इसका एरो मार्क दिया हुआ है कि ये जंपर लगेगा, ये जंपर आ जाएगा इस जगह पर, जिस जगह पे कनेक्टर नंबर 14 लिखा हुआ है, साथ में P लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे आएंगे। तो जो वोल्टेज कैपेसिटर के हैं वो इस जंपर से, यहाँ से जंपर होंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। वोल्टेज यहाँ से उठेंगे, हमने एक जंपर देना है इसको, ये जंपर इसका लगेगा इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, यहाँ से लेके यहाँ तक जंपर लगेगा। इस IC को वोल्टेज भी मिल गया, पॉजिटिव वोल्टेज भी मिल गए, इस एंड पे ग्राउंड मिल गया, तो ये इसको पावर अप होगी। इसको VCC वोल्टेज 15 वोल्ट मिलेंगे, वो हम बाद में देखते हैं। इससे आ जाएं इस साइड पे, ये इसको हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे जो मॉड्यूल लगा हुआ है ये है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल,
इसका नंबर है STK5C4U। इसका भी सेम उसी तरह जो हमने मेन मॉड्यूल बात की है कंप्रेसर वाला, ये उससे कम एम्पेयर वाला है, लेकिन इसका काम भी उसी तरह है। ये हाई साइड लो साइड तीनों फेज़ की इनपुट इसको मिलेंगी। यहाँ पे इसका प्री एम्पलीफायर, इसका कंट्रोल सर्किट है, लॉजिक सर्किट है। और ये क्या करेगा, ये देखें तो 6 IGBT इसके अंदर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। हाई साइड के IGBT ऊपर हैं, लो साइड के नीचे हैं। तो इनको लॉजिक इनपुट मिलेगी और यहाँ से इनके जो सेंटर हैं इस जगह से हमें आउटपुट मिलती रहेगी, तीनों फेज़ UVW। तो फैन मोटर को यहाँ पर, जो फैन मोटर को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जो हैं, जितनी स्पीड चाहिए इस फैन मोटर की, इसको वोल्टेज उतने वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मिलते रहेंगे। ये इसका इंटरनल इसका स्ट्रक्चर है इस IC का। यहाँ पे हाई इन, यहाँ पे देखें तो U, हाई इन V, हाई इन W, लो साइड के तीनों ड्राइवर, लो इन U, लो इन V, UVW, तीनों फेजेस के हाई साइड और लो साइड ड्राइव आएगी कहाँ से, जो हमने कहा मोटर कंट्रोल सर्किट है हमारा ये वाला। ये तीनों फेज़ इसको देगा, 3 फेज़ इसको देगा। लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से अगर कंप्रेसर उसने रोक दिया है लेकिन कंडेंसर को उसने ठंडा करना है तो उसको चलाता रहेगा। दोनों चैनल इंडिपेंडेंट है, दोनों की फ्रीक्वेंसी ड्राइव इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करेगा। कहाँ से, इससे एग्जॉस्ट का टेम्परेचर चेक करेगा, एग्जॉस्ट में टेम्परेचर क्या आ रहा है, उस हिसाब से सेंस करते हुए प्रोसेसर कमांड देगा और ये उस वक्त तक फ़ैन को चलाएगा जब तक ये कूल डाउन नहीं हो जाता। जब रूम टेम्परेचर की बात आती है तो रूम टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो साथ में कंप्रेसर चला देगा। ये मुख्तलिफ, ये इसके पैरेलल में सारे फंक्शन होते रहते हैं। इस तरह से इसका सर्किट है। ये देखें कंट्रोलर से इसको सिग्नल आएगा, जब कंट्रोलर से इसको कमांड आएगी तीनों फेज़ इसको मिलेंगे और ये अपनी फॉल्ट की सिचुएशन में बताएगा कि जी टेम्परेचर क्या है, थर्मल कंडीशन क्या है। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा अमल दखल है इसमें। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसी वक्त ये शट डाउन करवा देगा। अगर इसका अपना चिप का अपना टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस वक्त तो फिर ये ख़ुद ख़तरे में है, तो फिर इसने और क्या काम करने हैं। तो ये तीनों फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, तो यहाँ पे हाई लो ड्राइव दे के तीनों फेज़ को, यहाँ पे हाई लो ड्राइव देगा और तीनों फेज़ कंट्रोल होंगे, हमारी मोटर चलेगी, कूलिंग फ़ैन चलेगा। इससे पीछे आ जाएं तो एक हमारा लगा हुआ है यहाँ पे प्रोसेसर। ये है NEC का प्रोसेसर है D79F8513 D79F8513। अगर किसी में ये प्रोसेसर है तो भी ठीक है, किसी में माइक्रो कंट्रोलर लगी हुई है तो भी ठीक है, किसी में कुछ चिप और लगी हुई है, प्रोसेसर है। तो ये एक्चुअल एटमल के इसमें कोड मेरे ख्याल में लिखा हुआ है, क्योंकि ये 8051 प्रोसेसर है इसके अंदर, ये भी 8051 है, 8051 बेस्ड है। तो एटमल लैंग्वेज आई थिंक लिखी है, लेकिन इतना डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चिप लगी हुई है NEC की, NEC उसका प्रोसेसर है और साथ में उसी तरह की EEPROM, जो EEPROM यहाँ पे लगी हुई है वही EEPROM उसी तरह की, लेकिन इसका कोड डिफरेंट है, इसका कोड डिफरेंट है। इसका भी उसी तरह ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के लिए, इसको ऑन बोर्ड प्रोग्रामिंग के लिए ये इसका यहाँ पे इसका कनेक्टर है ये वाला, और इसका फंक्शनल टेस्ट करने के लिए ये इसका टेस्ट कनेक्टर है 1 और 2। ये प्रोसेसर को हम बज़ाते ख़ुद इनपुट और आउटपुट दे के इसको डीबगिंग के लिए जब चेक करते हैं कि आया इसके अंदर तो फॉल्ट नहीं है, और इससे जब इस बोर्ड को टेस्ट किया जाता है तो इसको कंप्यूटर कनेक्ट करवा के इन दोनों पोर्ट्स पर और डिफरेंट इनपुट्स दी जाती हैं। यानी अगर आपने बोर्ड को चेक करना होता है तो क्या करते हैं कि इस पे सेंसर लगाते हैं, उसको डिफरेंट टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देकर फिर उससे मेजर करवाते हैं कि हाँ जी कितना टेम्परेचर आ रहा है। जब इसकी कैलिब्रेशन करते हैं तो इस तरीके से इसको टेस्ट किया जाता है। आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाती है ULN 2003। ये एक डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर एरे है इस IC का। ये 2 ICs लगी हुई हैं।
ये करती क्या है कि इनको जो प्रोसेसर ने कमांड देनी है, जो माइक्रो कंट्रोलर ने कमांड देनी है, ये इस तरह करके, जिस तरह हम सिंपल ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो इसके अंदर डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो ग्राउंड लाइन जो इसको यहाँ पे दी हुई है, ये ग्राउंड को क्या करेगा, जब ये यहाँ पे इनपुट आएगी तो यहाँ पे जब ये सिग्नल हाई होगा तो आगे हमने ये रिले लगाई है, बिल्कुल रिले को ड्राइव देना है या किसी लैंप को ड्राइव देना है, किसी इंडिकेटर को ड्राइव देनी है। तो प्रोसेसर के इतनी जान नहीं है, उसमें इतनी करंट नहीं है कि वो आगे किसी सर्किट को ड्राइव दे सके। वो सिर्फ इसको सिग्नल देगा और उसने उस सिग्नल को स्विच करवा के इस रिले को एक्टिवेट करवा देना। सपोज़ हम कहते हैं कि हमने पहले कूलिंग पे चल रहा था, वेदर चेंज हो गया, हमने इसको शिफ्ट करना है हीट पे। तो जो ही हम हीट पे उसको कंट्रोल देंगे तो वो कमांड आएगी इस रिले को। कैसे वो आएगी, कमांड तो जानी है, इस रिले को ये 4-वे वाल को ऑपरेट करवाएगा, लेकिन उसके लिए ये ULN 2003 है, ये प्रोसेसर के साथ सारी लाइनें कनेक्ट हैं और ये उस वक्त इस रिले को ऑन करवा देगा यहाँ से। और अगर उस वक्त इसने कंप्रेसर का टेम्परेचर अपना जो है वो कम है तो उस कंप्रेसर के हीटर को ऑन करवाना है, तो यही रिले, यही IC प्रोसेसर कमांड देगा इसको, इसने स्विच करवाना है। क्यों कि इसके अंदर तो इतनी पावर नहीं है, इसके तो वोल्टेज इतने, वोल्टेज तो वोल्टेज लेवल है लेकिन उसमें करंट नहीं है। तो ये वोल्टेज सेंस करेगा, सेंस करने के बाद जब उसकी उस पिन पे कमांड जाएगी तो उसको इस रिले को ऑन करवा देगा, हमारे इस कंप्रेसर पे 220 आ जाएगी। जो मैंने कहा था कि जो वोल्टेज हमने यहाँ पे पहुँचाए थे फेज़ वाले, जो फ्यूज़ से गुजारने के बाद जो यहाँ पे पहुँचाए थे, तो यहाँ पर रिले लगी। ये देखें तो ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट, 2 पॉइंट ये, एक पॉइंट पॉजिटिव के साथ और दूसरा पॉइंट ग्राउंड के साथ। तो ये क्या करेगा, ये वोल्टेज यहाँ से उठाएगा इस रिले के ज़रिए, इसको आपस में जंपर करवाएगा। न्यूट्रल हमारा सीधा जा रहा है तो फेज़ यहाँ से होकर ऐसे जाएगा इन 2 पॉइंट्स पर। दोबारा देखिए, न्यूट्रल ऐसे चला गया, तो जब कमांड आएगी इस रिले से, तो अगर हमारा हीटर ऑन नहीं हो रहा, जो कंप्रेसर का हीटर है उसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो उसमें ये रिले हो सकती है, जो पीछे ड्राइवर IC है वो हो सकती है कि प्रोसेसर अगर कमांड आउट कर रहा है तो उसको इसको ऑन होना चाहिए। अगर 4-वे वाल्व है वो ऑन नहीं, सॉरी मैं गलत कह गया, ये है हमारा 4-वे वाल्व, अगर ये शिफ्ट नहीं कर रहा, उसका वाल्व ऑपरेट नहीं हो रहा, वोल्टेज नहीं मिल रहे, तो ये रिले काम नहीं कर रही, इसके पीछे जो IC लगी हुई है वो काम नहीं कर रही। अगर हमारा कंप्रेसर का हीटर जो है वो ऑन नहीं हो रहा तो उसके लिए ये रिले लगी हुई है। इसी तरह ये IC एक और भी लगी हुई है उसी तरह के ULN 2003। ये ट्रांजिस्टर अरे है। ये होता क्या है कि अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो इसका ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। अगर आपने किसी जगह पे इसका, जहाँ पे भी जो कमांड जा रही है, सपोज़ ये वोल्टेज सेंड कर रहा है सेंसर को और सेंसर से ये वापस इसने फीडबैक लेनी है, तो आपने सेंसर की वायर शॉर्ट कर दिया तो ये IC शॉर्ट हो जाएगी। अगर ये IC शॉर्ट हो गई तो आपका वो सेंसर काम नहीं करेगा। हम कहते हैं जी फ़लाँ सेंसर काम नहीं कर रहा, हमने सेंसर भी चेंज कर लिया, कनेक्टर भी चेंज कर लिया, तो उससे पीछे हमारा जो काम हो चुका है वो इस IC का हो चुका है। हम कहते हैं कि जी हमारा फ़ैन मोटर नहीं चल रही, फ़ैन मोटर नहीं चल रही, तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? इसके पीछे ये इसका मेन चिप है। अभी इनको हमने कहा था कि पावर अप करने के लिए एक SMPS की ज़रूरत है, एक वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत है। क्यों? किसी भी IC को काम करवाने के लिए सबसे पहले VCC वोल्टेज चाहिए। VCC वोल्टेज, अभी ये पोर्शन जो मैंने काफ़ी देर से जिसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, अभी इसको देखना पड़ेगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कुछ एरिया है, इसमें कुछ कैपेसिटर हैं, इनको हम देखते हैं। यहाँ पर एक IC है जो कि ख़राब थी, जिसको रिमूव किया गया है, और यहाँ पे इसका ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जिस तरह एक रिसीवर के अंदर एक पावर सप्लाई है, बिल्कुल ये सेम उसी तरह है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। कैसे? ये IC यहाँ पे ये लग गई, ऑप्टो कपलर ये लग गया, ट्रांसफार्मर ये हो गया, और आगे इसका रेक्टिफायर है ये वाला,
रेक्टिफाई होने के बाद अभी इसको बैक साइड पे चलते हैं, इसके देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो दुनिया आबाद है उसको हम देखते हैं। तो ये देखिए, एक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग, दो तरह की वाइंडिंग आउट हो गई। रेक्टिफायर एक ये लगा हुआ है, एक डायोड ये लगा हुआ है। यहाँ से वोल्टेज बनने के बाद ये वोल्टेज इसने दे दिए 12 वोल्ट इस पे, 17 वोल्ट इस पे। ये हमारे आ गए रेगुलेटर 2। ये वोल्टेज यहाँ से रेगुलेट होने के बाद इसने 12 को रेगुलेट करना है 5 वोल्ट पर, और 17 वोल्ट को 15 वोल्ट पर। तो ये 5 वोल्ट हमारे आगे चले गए। इस 15 वोल्ट को ये फिर दोबारा भेजेगा कहाँ पर, ये हमारे दो LM117 सीरीज़ की आईसी लगी हुई है यहाँ पर, ये वाली LM117, 217, 317, इस तीनों में से कोई एक लगी हुई होगी। यहाँ पे इस वक्त LM117 है, ये चिप माउंटेड है। तो ये वोल्टेज 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट, 1.8 और 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज जो बनेंगे 15 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। ये 4 पावर सप्लाईज ये बनाएगा। ये SMPS हमारी, ये SMPS सर्किट ये सप्लाइयाँ बनाएगा, और ये वोल्टेज हमारे पास होने चाहिए। इस सर्किट को प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए हमारे पास कहाँ कहाँ पे वोल्टेज होने चाहिए, अभी इसको हम देखते हैं। हमारे चेक पॉइंट कौन से हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए। तो ये इसका 3.3 वोल्ट का सेक्शन है, ये वाला पॉइंट। अच्छा, उसके कैपेसिटर कहाँ पे लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर ये है 3.3 का, 1.8 का और 1.8 का, ये कैपेसिटर है। और यहाँ पर देखिए तो ये 15 वोल्ट आ गए हमारे, और यहाँ पे 5 वोल्ट है इस कैपेसिटर पर। ये वोल्टेज होने चाहिए। जब ये वोल्टेज होंगे, आप कहते हैं कि तब, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल का होना लाजमी है कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट, गाड़ी तब रोड पे चलेगी जब उसके अंदर आप फ्यूल डालोगे। उसमें डीजल या पेट्रोल होगा तो वो गाड़ी रोड पे चलेगी। आप ये कह सकते हैं कि ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये आप इस पूरी गाड़ी का डीजल पेट्रोल यहाँ पे डाल रहे हो। जब इस गाड़ी को आप पूरी को रिफ्यूल कर लोगे, यहाँ पे आपकी SMPS काम कर रही है। अगर इसमें 1.8 वोल्ट नहीं बन रहे, 3.3 नहीं बन रहे, या 5 वोल्ट नहीं बन रहे, या 15 वोल्ट नहीं बन रहे, तो हमारा ये सर्किट काम नहीं करेगा। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ सेंसर्स को कनेक्ट करवाने के काम आते हैं। इसमें कुछ कनेक्टर्स जो हैं वो स्पेयर रखे हुए हैं क्योंकि ये बोर्ड यूनिवर्सल है। इसमें जैसे ये AC फ़ैन के हैं, तो ये डायरेक्ट AC फ़ैन को अगर AC पे चलाना है तो यहाँ पे रिले आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि उसने DC इन्वर्टर वाला इस्तेमाल किया है तो इसलिए इस कनेक्टर को उसने यूज़ नहीं किया, वरना यहाँ पे दो रिले उसने इस्तेमाल किए हैं AC को हाई लो पे चलाने के लिए। अगर ये कनेक्टर इस्तेमाल करेगा और वहाँ पे ये इन्वर्टर मोड, DC इन्वर्टर वाली वो नहीं इस्तेमाल करेगा, तो उस वक्त क्या होगा, इन रिलेज़ को इस्तेमाल करेगा। उस वक्त उसका IC का प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। उस वक्त इस IC का प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। क्यों? इसका जब कोड चेंज करेंगे तो इसको ड्राइव नहीं भेजेगा, उस वक्त सिर्फ वो कंप्रेसर रन करवाएगा। उस वक्त फिर वो कोड इसको भेजेगा। ये क्या करेगा, उस वक्त रिले ऑन करवा देगा। स्लो पे चलाना है, हाई पे चलाना है, तो यहाँ पे ये रिले स्विच करेगी। अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लें दोबारा से, इसके वोल्टेज चेक करने के लिए। ये वोल्टेज हमारे पास होने चाहिए यहाँ पर 300 वोल्ट, 300 वोल्ट इस बोर्ड पे आते हैं। अगर ये वोल्टेज नहीं बन रहे तो उसके लिए हम क्या क्या चेक करेंगे। हमारे पास इसके सीरीज़ में एक ये रेक्टिफायर आ जाता है। इससे पीछे चलें, इससे पीछे रिएक्टर है। रिएक्टर का कनेक्शन उतरा तो नहीं है। अगर रिएक्टर का कनेक्शन नहीं है तो फिर ये वोल्टेज यहाँ से बन रहे हैं, यहाँ से बनेंगे, रिएक्टर से गुजरेंगे, यहाँ से होते हुए, डायोड से होते हुए यहाँ पे होंगे।
और यहाँ पे पहुँचाने के लिए अब देखें तो फेज़ हमारा ऐसे आएगा। तो ये पीटीसी तो नहीं ओपन, इससे पीछे आ जाए। इससे पीछे हमारा सिर्फ एक कंपोनेंट होता है फ्यूज़। हमारा फ्यूज़ तो नहीं जला हुआ। अगर ये हमारी लाइन इस तरह चल रही है तो ये वोल्टेज बनाने चाहिए। अगर फिर ब्रिज आप चेक कर सकते हैं। ब्रिज को कैसे चेक करना है, बहुत इजी स्टेप में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पकड़िए, डायोड पे रखिए, इसको एक एंड पे रखिए। ये देखिए एक इनपुट टर्मिनल पे मिल गया लाइन पे और न्यूट्रल, दोनों पे डायोड बोलेगा, दोनों पे एक एक डायोड की इंडिकेशन आएगी। ठीक है जी, ये आगे। अभी इसको डायोड के आखिरी एंड पे ले जाइए, ब्रिज के आखिरी एंड पे ले जाइए। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको ये ब्रिज की इंडिकेशन नहीं मिलेगी। सिर्फ एक एंड पे जो इसका कट वाली साइड है, पॉजिटिव टर्मिनल पे ब्लैक लीड लगाएंगे तो आपको ये डायोड पड़ेगा। दोनों लीडों को रिवर्स कर लें। लीडों को रिवर्स करेंगे तो जहाँ पे आपको ये इंडिकेशन मिली थी, पॉजिटिव ब्रिज के पॉजिटिव आउटपुट पर रेड लीड रखें और इसको लगा दें इनपुट टर्मिनल पर। तो इंडिकेशन नहीं आनी चाहिए। अगर इंडिकेशन मिलती है तो आपका ब्रिज ठीक नहीं है। अभी नेगेटिव ब्रिज का जो अपोजिट साइड पे नेगेटिव टर्मिनल है, इस पे लगा दें रेड लीड। तो आपको दोनों एसी इनपुट टर्मिनल पे आपको डायोड की इंडिकेशन मिलेगी। अगर ये मिलती है तो दैट मीन्स कि आपका ब्रिज की आउटपुट से लेके इनपुट तक सर्किट आपका एग्जैक्ट है। आपने इससे आगे चलना है। इस बोर्ड के अंदर चूँकि IGBT निकला हुआ है तो इसलिए रिएक्टर भी नहीं है। तो रिएक्टर की जगह पे हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली जंपर कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली जंपर कर सकते हैं। अभी अगर बगैर रिएक्टर के आपने देखना है, लेकिन अगर आपने इसको टेस्ट करना है प्रॉपर तो कोशिश करिए कि सारे सेंसर लगाकर सारी चीज़ें साथ लगी हों, तो फिर आप बेहतर तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये था इस बोर्ड का फंक्शन। इसका फंक्शन ये बिल्कुल परफेक्टली इसी तरह है। इसमें अगर आपके लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ है, अगर आपने इसमें से कुछ सीखा तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो जो आपके चाहने वाले हैं, जो इस फील्ड में हैं, उसको भी ये शेयर कीजिए। मे बी उसको भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो जब आप कोई चीज़ जानते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आपके पास अगर किसी चीज़ का नॉलेज है, इल्म है, तो उसको शेयर कीजिए। ये आपकी बहुत बड़ी एक अच्छाई होगी। अगर आप किसी चीज़ को जानते हैं और आप वो नॉलेज शेयर करते हैं तो ये एक आपका बहुत बड़ा सदका जारिया है। दोस्तों जैसे मैंने बात की थी कि इस बोर्ड में ये SMPS, इसकी अपनी जो SMPS कंट्रोलर है वो नहीं है, इसमें ऑप्टो कपलर मिसिंग है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए इस बोर्ड को पावर ऑन किया है। इसको पावर ऑन करने के लिए मैंने जो इसकी इंटरनल पावर सप्लाई है उसको मैंने बाईपास किया, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो प्रोसेसर हैं और उन पे किस किस तरह से वोल्टेज आते हैं और इस बोर्ड के अंदर चेक पॉइंट क्या हैं। तो उसको पावर अप करने के लिए लाजमी था कि मैं इसको सप्लाई देता। तो मेरे पास ये एक रिसीवर की पावर सप्लाई थी जिसमें मुझे 12 वोल्ट और 15 वोल्ट चाहिए थे। तो मुझे 12 वोल्ट और 22 वोल्ट मिल गए। वो मैंने जहाँ ये SMPS की आउटपुट थी वहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको, और ग्राउंड को कॉमन कर दिया। तो हमारी ये पावर सप्लाई बाईपास हो गई। अभी ये बोर्ड अगर बाकी इसका फंक्शन ठीक हो तो हम ये पावर सप्लाई एक्सटर्नली इसको लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसकी रिक्वायरमेंट थी उसको हमने बाहर से पूरा कर दिया। अभी ये बोर्ड देखें एरर दे रहा है, इसमें ये 2.5 रेट से ब्लिंकिंग हो रही है रेड कलर में। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हैं। इसमें सेंसर मिस हैं, इसके कम्युनिकेशन इनडोर के साथ नहीं है। जब ये इनडोर के साथ कम्युनिकेशन नहीं तो फिर ये
वेट कर रहा है कि इसको कुछ चाहिए। अभी देखें मैंने कैसे इसको बाईपास किया। जो पॉजिटिव वोल्टेज जो डायरेक्ट आने थे वो तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अभी मेरे पास रिएक्टर नहीं था तो रिएक्टर की जगह पे मैंने डायरेक्टली उसको जंपर कर दिया। वो बैक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास आईजीबीटी नहीं, तो इसलिए ये पावर फैक्टर करेक्शन नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कि ये किस तरीके से इसमें चेक पॉइंट हैं। जो पॉजिटिव वोल्टेज हम रेक्टिफाई करके यहाँ पे लाते हैं, वो वोल्टेज डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जंपर करते हैं इस आईसी को। जब इस आईसी को ये डीसी पे रखते हुए, ये देखिए ये पॉजिटिव वोल्टेज और जो कैपेसिटर के वोल्टेज और रेक्टिफाइड वोल्टेज है, अगर हमारा पीएफसी कनेक्टर लगा हुआ हो तो जो ये 300 वोल्ट पे ये रेक्टिफाई हो रेगुलेट हो जाएंगे। तो ये इस आईजीबीटी मॉड्यूल पे ये वोल्टेज हाई और लो साइड दोनों पे वोल्टेज होने चाहिए। अगर ये वोल्टेज अवेलेबल होंगे तो फिर ये इससे आगे काम करेगा। अभी मैं आपको इस आईसी की मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स बताता हूँ कि इस बोर्ड में हम कैसे कैसे पावर को चेक कर सकते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर की ये आउटपुट वैसे तो हीट सिंक लगा होता है, तो इसको आप रियर साइड से चेक करेंगे। ये देखें ये ब्रिज की आउटपुट है। ये ब्रिज रेक्टिफायर की यहाँ पे आउटपुट आपको 330 वोल्ट मिलेगी डीसी। इन पे चेक करेंगे तो एसी वोल्ट मिलेंगे। साइड पे आप चेक करेंगे तो आपको पॉजिटिव और ग्राउंड ये मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलते तो क्या करेंगे, अगर ये वोल्टेज हमें नहीं मिलते तो उस वक्त हमने क्या करना है। तो उस वक्त ये फ्यूज़ है। फ्यूज़ के बाद यहाँ पे पीटीसी आ जाता है। तो ये वोल्टेज डायरेक्टली हमें इस तरह आ रहे हैं। इस जगह पे आप हमें ब्रिज पर ये वोल्टेज अगर नहीं मिलते तो इसको ऐसे पीछे लेके चलिए। इसके पास में जो जो चीज़ आती है उसको ऐसे चेक करते जाइए। अच्छा, ये जब ये आप क्लियर कर लेंगे तो यहाँ पर आपको डीसी वोल्टेज यहाँ पे मिलने चाहिए 330 वोल्ट। इन वोल्टेज को चले, ये 300 वोल्ट है मेरे पास, चूँकि सप्लाई 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट है। तो अगर आपके पास सप्लाई थोड़ी है तो ये वोल्टेज उससे कम भी होंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो ये लाइन यहाँ से चलती हुई, हमने जैसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर से गुजरने के बाद ये यहाँ पर पहुँच जाएगी इस जगह पर। और इस जगह पर आप मल्टीमीटर रख लीजिए। डीसी वोल्टेज पे सेट किया हुआ है, मीटर को इधर रखेंगे और इस तरह चलाएं। ये हमें ब्रिज की आउटपुट है, इसको ऐसे चलाएंगे तो ये देखें ये सर्किट इस जगह पे आ गया। यहाँ पे 333, यहाँ पे हमारा रिएक्टर है जो कि मैंने वायर का पीस लगाया है, ये एक्चुअल रिएक्टर है। तो रिएक्टर को जो हमारा इंडक्टर चौक है, यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे। इस आईजीबीटी मॉड्यूल ने क्या करना है, उन वोल्टेज को रेगुलेट स्मूथ करवाना है। स्मूथ करवाने के बाद रेक्टिफायर से गुजारना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला पोल है, 3 पोल हैं, 3 कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, तो तीनों पैरेलल में है। इसके बाद ये वोल्टेज बनने के बाद यहाँ से ऐसे आए, रिएक्टर में से गुजरने के बाद यहाँ पे आए। इसकी आउटपुट यहाँ से उठाकर उसने कहाँ पे दे दिए, इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव है और ये पॉइंट इसका नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें ये वोल्टेज मिल जाएंगे ये वाले। ये आईजीबीटी मॉड्यूल को जब मिल गए, अभी चूँकि हमारे पास सेंसर नहीं लगे हुए, कोई चीज़ इसके साथ कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये एरर शो कर रहा है कि इसकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही। ना तो इसको इनडोर टेम्परेचर मिल रहा है, ना इसको वोल्टेज का मिल रहा है। अच्छा, ये जो सप्लाई हमने लगाई है तो इसलिए ये एरर शो कर रहा है। तो ये सप्लाइयाँ अभी एक साइड से चेक करना शुरू कर दें। ये डीसी पे ये हमें मिलने चाहिए 1.8, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। तो ई प्राइम के वोल्टेज आपको अगर नहीं मिल रहे तो उस वक्त फिर हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। ये 1.8 आ गए, इस कैपेसिटर पे भी 1.8 आ जाएंगे। दोनों ई प्राइम के अलग अलग से कैपेसिटर लगे हुए हैं।
इसके अंदर जो आईसी बैक साइड पे आईसी मैंने बताई थी LM117, ये उसके वोल्टेज हैं, और ये LM117 3.3 वोल्ट की है। तो ये एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर है, ये 3.3 वोल्ट आ गए। इसी तरह इस पॉइंट पर मुझे मिलने चाहिए 15 वोल्ट, 14.9, इसका मतलब ये सप्लाई ठीक है। तो ये बात वही आ गई कि गाड़ी को चलाने के लिए आपको पेट्रोल भरना लाजमी है। अगर उसमें पेट्रोल उसमें होगा उसके इंजन में तो वो गाड़ी चलेगी। ये 4.9 वोल्ट आ गए। किसी भी बोर्ड, आपका बोर्ड छोटा है बड़ा है किसी तरह का भी है, आप इस तरीके से चलेंगे, जब उस सर्किट को ऐसे देख लें, एक ही नज़र में देखें कि जी इसमें सप्लाई का क्या फंक्शन है, तो सारे निज़ाम सीधे हो जाते हैं। और यहाँ पे ये जो 12 वोल्ट यहाँ पे हमने चेक किए थे 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट बन रहे हैं इस रेगुलेटर से, ये 7815 लगा हुआ है। अगर यहाँ पे 7805 आपको 5 वोल्ट ये नहीं मिल रहे तो इसको पीछे ले आए, ये पीछे यहाँ पे आ रहे हैं। अगर इसके 15 आपको नहीं मिल रहे तो इसकी इस पिन पे चेक करेंगे तो 15 वोल्ट, ये 15 कहाँ से आ रहे हैं, ये SMPS ये वाली बनाएगी। क्योंकि अभी एस कंट्रोलर नहीं है, आईसी नहीं है, तो इसलिए मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज दे दिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसमें कुछ मालूमात हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मे बी किसी को इससे फ़ायदा हो सके। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।